उन लड़कों ने उसे बहुत ज़्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए अपने होटल ले गए। जब चारों लड़कों ने उसके जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली तो उनका पांचवा दोस्त भी आ गया, मगर वह जैसे ही कमरे में अंदर आया तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को वह सब करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। या यूं कहें कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें भी इंसान को ख़त्म कर देती हैं, और वो भी ना कभी पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफ़र पर निकल पड़ी थी। वो रात 12 बजे से उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक 2 लड़कों ने उसे नोच डाला था। दर्द अपनी इंतहा पर था, लेकिन ये सब कुछ उसने अपनी मर्जी से अपनाया था। ना ही उसे अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिस्म में उठने वाली दर्द भरी लहर का। 2 ही लड़कों ने उसका हाल ऐसा कर दिया था कि उसका सारा तन जख्मी हो गया था। ये सोचकर ही उसकी आत्मा कांप रही थी कि अभी और भी 2 लड़के उसके साथ अपनी हवस पूरी करने आने वाले हैं और उसे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। ये सब वो एक भारी कीमत के लिए कर रही थी, इसीलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। उसकी जिम्मेदारियां और उसके घर वालों की ख्वाहिशें उसे उस रास्ते पर ले आई थीं जहां उसने एक ही रात में 4 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालत में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन वो जिस जगह खड़ी थी वहाँ उसे ये फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। वह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने कुछ ही लम्हों में उस पर काबू पा लिया और उसे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया था। ये पहली दफ़ा था जब उसे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। उसने एक गहरी सांस बाहर निकाली। वो थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है। उसके पास बाहर उसके और भी दोस्त इंतज़ार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फौरन ही उसके पास चला आया और उसके आंसुओं को नज़रअंदाज करता हुआ पूरी शिद्दत से उस पर हावी होने लगा। उसके तन में बर्दाश्त की ताकत खत्म हो रही थी। वो बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह उतना ही उस पर हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा हो। उसके धक्का देने पर वह पहले से भी ज़्यादा जोश में उसके करीब आता, इसलिए अब वो उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस क़यामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1.5 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान उसकी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वह उसके साथ दोबारा वक्त ज़रूर गुजारने आएगा। उसके जाने के बाद उसने एक निगाह अपने तन पर डाली तो वो कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा उस पर जख्म कर उसे जख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान पड़ चुके थे और फिर बचे एक लड़के ने भी 1 घंटा उसे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को उस पर जरा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले उसे एक रात के लिए खरीद लिया था। वह तो अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और ये एक रात उसकी ज़िंदगी की सबसे मनहूस रात बन गई थी। उसका हाल ऐसा था कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा था। वो खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ़ से उसकी आंखें बंद होने लगी थीं और तभी उन लड़कों ने उसे बताया कि उनका एक 5वां दोस्त भी आ गया है। उसमें इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि वह उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर सकती। जैसे ही 5वां लड़का कमरे में दाखिल हुआ और उसके बिस्तर के करीब आया तो उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख क्यों निकली, इसकी वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
उसका नाम सुरभि है और उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। उसने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के वक्त में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग बीटेक करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाज़ा उसे उस वक्त हुआ जब वो नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती थी जो अपनी बारी के इंतज़ार में थे। ऐसे में उस जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी, जिसके पास ना ही तजुर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी थी, क्योंकि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने उनकी सर्जरी बताई थी। उन्होंने कहा था कि 1 महीने में उसे अपने पापा की सर्जरी करा लेनी चाहिए, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। उसके पापा की ऐसी हालत ने उनकी कमर तोड़ दी थी। उसके पापा घर में एक अकेले ही कमाने वाले थे और वो 2 बहनें बिन ब्याही और एक भाई थे जो छोटा था, जिसकी पढ़ाई चल रही थी। उसकी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी और उसका भाई अभी 14 साल का ही था, इसीलिए कमाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। वो घर से बाहर निकली तब उसके होश ठिकाने आ गए। वो तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब उसे समझ आया था कि उसके पापा कितने जतन करके उनके लिए रोटी कमाते थे। वो हमेशा ही पापा से इस बात पर नाराज़ रहती थी कि वह उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। उसकी नाराज़गी पर उसके पापा का चेहरा हमेशा उतर जाता। वह बड़े प्यार से उसे पुकार कर कहते, सुरभि बेटी, तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरी किस्मत भी जाग उठेगी। लेकिन उसे वह दिन अपनी किस्मत में आता नज़र ही नहीं आता था और फिर उसके पापा को हार्ट अटैक पड़ गया। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि पापा उनके लिए कितने ज़रूरी थे। जब तक वह उनकी जिम्मेदारी उठाए थे, कम से कम रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरत से तो वो वंचित नहीं थे। उसके पापा के अटैक पड़ने के कुछ दिन बाद तक तो आस पड़ोस वालों और ख़ानदान वालों ने उनकी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है। मजबूरन उसे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और उसे समझ आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। स्कूल में ज़्यादा काम करने के बदले सिर्फ 6,000 रुपये मिल रहे थे, जिसमें से घर के बिल में सारे रुपए चले जाते। इसमें भी हर स्कूल वाले उससे उसका तजुर्बा पूछते और उसका मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली तो उसकी एक दोस्त के भाई के जरिए से उसे एक पिज़्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। यह शहर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बना हुआ पिक्चर हाउस था, जहाँ हर वक्त ही मर्दों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती थी। रेड रंग के फिटिंग ड्रेस को उसके हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज़्ज़ा हाउस का नाम लिखा था, और उसे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से काम थे जो उसे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए हों और वह बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। वो यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई थी। वो अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि उसे ये नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। उसके पापा जब ठीक थे तो उसे कभी बिना ज़रूरत घर से निकलने की नौबत भी नहीं आई थी, और पिज़्ज़ा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतने तंग कपड़े पहनकर खड़े होना उसके लिए एक बहुत ही घुटन भरा काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा ही लेती है। सुरभि वहाँ से वापस घर आई तो सुरभि की माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी थी। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि ने अपनी माँ से कहा कि वह दरवाजे पर क्यों चली आई, तो उसकी माँ रोते हुए कहने लगी कि बेटा, बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने उनकी बिजली काट दी है। ये बात सुनकर सुरभि का दिल धक से बैठ गया था। गर्मी ज़ोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पिछले 2 महीने से वो लोग बिल नहीं चुका पाए थे और शायद इसीलिए उनकी बिजली काट दी गई थी। सुरभि की माँ के आंसुओं ने उसके लिए फ़ैसले को बहुत आसान कर दिया था। सुरभि ने अपनी माँ को गले लगाया
और उन्हें बताया कि उसे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और कल से उसे नौकरी पर जाना है। सुरभि की माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि अब तुम ही मेरा सहारा हो और तुम्हें ही अपने भाई की पढ़ाई का पैसा देना है और पापा के इलाज का इंतजाम करना है। सुरभि की माँ ने एक भारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी थी और वो सोच रही थी कि वो ये जिम्मेदारी कैसे निभाएगी, लेकिन उसे ही ये फ़र्ज़ निभाना था। उसकी माँ पूछ रही थी कि उसे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन वो उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि उसे कहाँ नौकरी मिली है। इसलिए सुरभि ने अपनी माँ से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। उसकी नौकरी का वक्त दोपहर 3 से रात 11 बजे तक का था और ये बात वो बड़ी मुश्किल से बता पाई थी। उसकी नौकरी का वक्त जानकर उसकी माँ हैरत से उसकी तरफ देखने लगी कि ये कौन सी कंपनी है जहाँ दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। उसने झूठ कह दिया कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस वक्त उन्हें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि सुरभि की माँ ने और ज़्यादा सवाल करने की बजाय उसे तरक्की के ढेर सारे आशीर्वाद दे दिए और अगली दोपहर 2 बजे वो पिज़्ज़ा हाउस के लिए रवाना हो गई। उसे क्या खबर थी कि यहाँ से उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जाने वाली है। उसने अपना यूनिफॉर्म पिज़्ज़ा हाउस में आकर बदल लिया था। मैनेजर ने उसे पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए तुम हर आते जाते को इज्जत से वेलकम करोगी। और गुस्सा होकर कहा कि ये कैसा मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर वो शर्मिंदा हो गई क्योंकि उसके पास मेकअप नहीं था। वहाँ मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से उसके चेहरे का मेकअप किया। वह बड़ी तेज़ी से उसके चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी और उसके बाद जब उसने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। उसे मालूम था कि वो खूबसूरत है और उसका रंग भी बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद में वो पूरी तरह निखर गई थी। वो खुद को आईने में देख रही थी जब वह लड़की कहने लगी कि ये लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने के लिए तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। वो जान गई थी कि ये नौकरी उसे उसकी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का ये पहला दिन उसके लिए बहुत ही भारी था। वो 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी वहाँ आने जाने वाले हर मर्द और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही आती थी, ज़्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात होने तक उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था और अभी उसे वापस बस के धक्के खाते हुए घर भी पहुँचना था। 12 बजे के करीब वो घर पहुँची थी। सुरभि की माँ उसके इंतज़ार में जाग रही थी। सुरभि ने अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाया और पापा के हाल चाल लिए। फिर वह फ़ौरन ही बिस्तर पर लेट गई। उसे उन दिनों की बहुत याद आ रही थी जब उसके पापा ठीक थे। उसके पापा उसके सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी वो हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ़ से तड़पते तड़पते कब उसे नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन वो फिर 2 बजे के करीब घर से निकल गई थी। आज उसे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। ये काम उसे थोड़ा सा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में उसे ये अंदाज़ा हो गया कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती उनमें से अक्सर मर्द उसे सर से पाँव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में उसे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती क्योंकि ये उसकी नौकरी का नियम था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि उसकी सांस रुकने लगती। ये पिज़्ज़ा हाउस उस जैसी वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का अब उसे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और उसे यहाँ नौकरी करते करते 1 महीना हो गया था। उसे 1 महीने में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो उसके लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग शब्दों का प्रयोग,
लेकिन इस नौकरी की सबसे अच्छी बात ये थी कि तनख्वाह से हटकर उसे 1 महीने में टिप के भी काफ़ी पैसे मिल गए थे। उसने उन पैसों से बिजली का बिल पे किया था और अपने पापा को दवा दिलाई थी और भाई की फीस जमा की थी। 4 लड़के रोज ही शाम के वक्त पिज़्ज़ा हाउस आते और सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते और वो टेबल सुरभि के ही हिस्से में थी और रोज़ाना वो ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। आज भी वो उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक लड़का पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? उसने कहा, हाँ कह दिया। उसने फ़ौरन ही अपना कार्ड निकाल कर उसके आगे रखा और कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही उसने वह कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। रोज़ ही वो उनका ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई ना कोई उससे कोई सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से वो थोड़ी फ्रेंडली सी हो गई थी। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया था और फिर सुरभि की माँ ने एक दिन उसे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वह लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। सुरभि अपनी माँ की बात सुनकर परेशान हो गई क्योंकि अभी तो उसने घर का खर्चा ही अपने कंधे पर उठाया था। पापा की सर्जरी बाकी थी। शादी की जिम्मेदारी का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। सुरभि की माँ कहने लगी, तुम अपनी कंपनी से लोन ले लो। इतनी बड़ी कंपनी है तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। उसकी बड़ी बहन भी 25 साल की हो रही थी और सुरभि की माँ उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब सुरभि अपनी माँ को क्या बताती कि वो तो पिज़्ज़ा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही थी। सुरभि ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सुरभि को अपनी माँ की आंखों में चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। सुरभि की माँ को यकीन था कि उसे कंपनी से लोन मिल ही जाएगा और वो सोच रही थी कि उसके झूठ ने उसे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन वो नौकरी पर भी सारा वक्त परेशान रही और ये बात उसके साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह उससे कहने लगी कि क्या बात है सुरभि, आज तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही हो। उसने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करनी है, पापा की सर्जरी करवानी है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर वह कहने लगी, तो इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है? सादगी से अपनी बहन को शादी करके विदा कर दो। उसकी बात सुनकर सुरभि सोच में पड़ गई थी। घर आकर सुरभि ने अपनी माँ को यही मशवरा दिया कि वह सादगी से बहन की विदाई कर दे, लेकिन उसकी बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। सुरभि को अपनी माँ की बात सुनकर गुस्सा आ गया और उसने कहा कि ऐसी जगह उसकी शादी करनी ही क्यों है और इतनी जल्दी क्या है। ये सुनते ही सुरभि की माँ कहने लगी कि अगर तुम्हारे पापा ठीक होते तो कैसे भी करके अपनी बेटी के लिए रकम जमा कर लेते। वो भी इस रिश्ते की सुन के खुश हैं। मैंने उनसे कह दिया था कि तुम अपनी कंपनी से लोन ले लोगी। और सुरभि की माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और उसकी बात ने उनका दिल भी दुखा दिया था और वो ठीक ही कह रही थी। अगर उसके पापा ठीक होते तो वह किसी भी तरह पैसे जमा कर ही लेते और पापा को भी काफ़ी बुरा लगेगा अगर शादी के लिए ना हो गई और वो उनकी सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सुरभि ने अपनी माँ को गले लगा लिया और उनसे कहा कि मैं जल्द ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे उसे आखिर कहाँ से मिलेंगे। पापा का साया वाकई बच्चों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वह अपनी जान पर खेल कर भी बच्चों को ज़िंदगी के सारे सुख देते हैं और सुरभि के लिए अपने पापा की जगह लेना बहुत ही मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी में गुजर रहे थे। उसने पिज़्ज़ा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन उसकी बात सुनकर जिन नज़रों से उन्होंने उसे देखा था वो खुद ही ज़मीन में गड़ गई थी। वह लड़के अभी रोज़ाना पिज़्ज़ा हाउस में आते थे। वो उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक कहने लगा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है
उसकी बात सुनकर न जाने क्यों सुरभि की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बार बार पूछने लगा कि वो उसे अपनी परेशानी बताए। ना चाहते हुए भी सुरभि ने उसे अपना मसला बता दिया था, क्योंकि उसे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे वो खुलकर अपना दर्द बयान कर सके। उसकी बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह कहने लगे कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। हमने आपको अपना कार्ड इसीलिए दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो हमें आप याद कर लें। वो हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वह चारों अजनबी लड़के उसे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन चारों ने फौरन ही उसे 4 लाख रुपयों का ऑफर कर दिया। वो उनकी तरफ देख रही थी। वह कहने लगे, 4 लाख रुपया देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे भी उनके कुछ काम आना होगा। उनकी बात सुनकर वो ठिठक गई। उन लड़कों को उससे क्या काम हो सकता था, ये बात समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। उसने फौरन ही घबराकर कहा कि मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह हंसकर कहने लगे कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में 4 लाख आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वह आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो अपनी इज्जत गिरवी रखकर 4 लाख रुपया हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें साफ इनकार कर दिया। वो हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब लौटकर घर आई तो सुरभि की माँ और बहन उसके इंतज़ार में थी। उसकी माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और उसके भाई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। उसके स्कूल वाले एग्ज़ाम फीस मांग रहे हैं। वही 1 महीने का वक्त सुनकर उसकी जान निकल गई थी। पैसों का कोई इंतज़ाम ना हो सका था और सुरभि की माँ उससे उम्मीद बांधे बैठी थी। उसने एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डाली, जहाँ बहुत समय बाद खुशी की रौनक नज़र आ रही थी। वो भी दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वह लोग वाकई बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है। वह भी इसी समाज में रहने वाले थे। वो अपनी बहन की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। तभी एकदम से उसके भाई के चीखने की आवाज़ आई थी। वो लोग भागकर अंदर गए तो उसके पापा के सीने में तेज़ दर्द हो रहा था। सुरभि तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, इनका दिल बहुत कमज़ोर हो गया है, जल्द से जल्द सर्जरी की ज़रूरत है। अभी तो दवा दे दी है, पर दवा से ज़्यादा दिन काम नहीं चलेगा। सुरभि अपने पापा को लेकर घर आ गई। उधर उसकी बहन के ससुराल वालों का फ़ोन आ गया। उन्हें शादी की तारीख फिक्स करने की काफ़ी जल्दी थी। सुरभि ने अपनी माँ से कहा कि आप शादी की तारीख फिक्स कर दें, पैसों का पक्का इंतजाम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वह लोग इस बात से बेखबर थे कि ये खुशी उन्हें उसकी आबरू की बर्बादी के बदले हासिल होने वाली थी। अगले दिन उसने उन चारों लड़कों को हामी भर दी। वह मुस्कुराकर कहने लगे कि हम जानते थे कि आप ज़रूर मान जाएंगी। उन चारों ने एक रात के लिए उसे अपने साथ ले जाने की बात की थी। सुरभि ने अपनी माँ को बता दिया कि साल के आखिर की वजह से कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है और उसे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी ने उसका लोन मंजूर कर लिया है, इसीलिए वो उनकी बात मानने के लिए मजबूर है। लोन पास होने की बात सुनकर सुरभि की माँ इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने उसे रात में रुकने की इजाज़त दे दी और वो पिज़्ज़ा हाउस में छुट्टी होने के बाद उन चारों लड़कों के साथ चली गई। उन चारों ने उसे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब 5वां लड़का अंदर आया तो उसे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भीगा पड़ा था और सुरभि अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांस ले रही थी। उसने तुरंत ही उसे अपने बाजुओं में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल में ले आया, जहां शायद उसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन उसका जख्मी तन उसकी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वह लड़का उन चारों का ही दोस्त था।
लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी और उसे उस पर रहम आ गया था, वरना शायद वो उस बिस्तर पर दम तोड़ देती। वह लड़का सुरभि के पास आया और बोला कि मैं आपसे अपने और अपने दोस्तों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे दोस्त इतने बेरहम दिल के होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप मुझे गलत ना समझें और मुझसे डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, बस संगत का असर पड़ जाता है। मुझे लगा था कि आप कॉल गर्ल होंगी, इसीलिए मैं वहाँ पर आया था, लेकिन बाद में मेरे दोस्तों ने बताया कि आप पिज़्ज़ा हाउस में काम करती थीं और आपको पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए आप उनके साथ आई थीं। ये जानकर मुझे उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम ये बात मुझे पहले ही बता देते तो मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना नहीं चाहता हूँ। मेरा दिल इस चीज़ के लिए गवाही नहीं देता। आपकी जो हालत देखी है उसके बाद से मुझे एहसास हुआ है कि किसी लड़की के साथ इस तरह की चीज़ उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और किसी भी इंसान को किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपने उन दोस्तों को छोड़ दूंगा और उन्हें समझाऊंगा भी कि वह लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। ये इंसानियत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। सुरभि ने उससे कहा कि अच्छा लगा ये जान के कि इस दुनिया में बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी हैं जिन्हें किसी के दर्द से तकलीफ़ होती है, और मैंने आपको माफ़ कर दिया है, क्योंकि आप ना आते तो मैं शायद आज जिंदा ना होती। उसके बाद सुरभि ने उससे उसका फ़ोन मांगा और उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि उसे कंपनी के काम से दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। उसके ठीक होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी उसके हाथ आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। उस लड़के ने उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी भी ऑफ़र की और यकीन दिलाया था कि वो वहाँ इज्जत से नौकरी कर सकेगी। आज इस घटना को 4 महीने गुजर गए हैं। उसकी बहन की शादी हो गई और उसके पापा की सर्जरी भी उसने करवा दी थी। अब वो भी ठीक है। सुरभि उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी और आज उस लड़के का बर्थडे है और वो उसकी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए घर से निकल गई है। बर्थडे पार्टी के बीच में उस लड़के ने सबके सामने कुछ ऐसा कहा जिससे सुरभि के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस लड़के ने उससे कहा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? उसने कहा कि मैंने जब से आपको देखा है तब से आप मेरे दिल में बस गई हो। सुरभि भी मन ही मन उस लड़के को पसंद करने लगी थी और इन 4 महीनों में उसने ये भी देख लिया था कि वो लड़का एक नेक इंसान है और उसने अपने बुरे दोस्तों को तो तब ही छोड़ दिया था। सुरभि ने उसे हाँ कह दी। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उस लड़के ने सबके सामने सुरभि को अंगूठी पहना दी और सुरभि ने उसे गले से लगा लिया। दोनों के घर वालों ने मिलकर उनकी शादी तय कर दी। अगले महीने सुरभि की उस लड़के के साथ शादी है। सुरभि के भाई का भी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया है और अब उसके घर में सब खुश हैं। सुरभि की ज़िंदगी भी खुशियों से भर गई है, लेकिन आज भी सुरभि को जब वो रात याद आती है तो उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, सुरभि एक बात अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस दौर में बगैर किसी मतलब के मदद करने वाले लोगों की गिनती ना होने के बराबर है। हमेशा छोटी मोटी नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वह बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे फिर वह तंग कपड़े पहनकर किसी पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हों। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।